सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पीपीएफ स्कीम, एफडी स्कीम, इन तीनों स्कीम का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह है। अगर आप 30 लाख रुपया निवेश करते हैं तो ध्यान रखिएगा आपको 95 लाख रुपए जो है वो मिल सकते हैं। 12.70% का एवरेज रिटर्न हमने निकाला है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे, अगर आपकी एज 40 साल है तो उस केस में अगर आप 12,500 रुपया हर महीना निवेश करते हैं, यानी एक साल में 1.5 लाख रुपया अगर आप निवेश करेंगे, जो पीपीएफ की स्कीम है 15 साल तक आपकी चलती है, 5 साल और आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अच्छा, 20 साल के बाद आप सीनियर सिटीजन हो जाएंगे, आपकी एज 60 साल हो जाएगी। अब सीनियर सिटीजन यहां पर 5 साल के लिए अगर आप निवेश करेंगे तो उस केस में आपको 30 लाख रुपया निवेश करना होता है। लेकिन ये जो फंड हम लेकर आएंगे ये पीपीएफ से ही निकलकर आपका इन्वेस्टमेंट होने वाला है, और उसी के साथ एक्स्ट्रा जो भी ब्याज होगा पीपीएफ का वो हम निवेश करेंगे एफडी में। तो ये 3 तरीके का फॉर्मूला है जहां पर एक व्यक्ति जिसकी एज 40 साल है, अगर वो महीने का सिर्फ 12,500 निवेश करता है तो उसे जब 20 साल प्लस 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे, जब वो 65 साल का होगा, तो उस केस में उसके पास 95 लाख रुपए हो सकते हैं, यानी 95 लाख का फंड आपका बन सकता है। अच्छा, ये जो फंड आपका बनेगा वो सरकार बनाकर आपको देगी। आपका जो ब्याज है वो ब्याज पर ब्याज आपको मिलेगा, कंपाउंडिंग का इतना बढ़िया इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा कि आप कहेंगे कि एक बहुत ही बढ़िया स्कीम जो है ये तीनों का कॉम्बिनेशन निकाल कर लेकर आती है। और तीनों ही सरकारी स्कीम है, पोस्ट ऑफिस की स्कीम है, यानी जो भी पैसा आपको मिलेगा वो आपका पूरा सुरक्षित रहेगा, जो ब्याज आपका है वो भी पूरा सुरक्षित है, कहीं पर भी आपको यहां पर ब्याज का नुकसान नहीं होगा, ना ही आपका इन्वेस्टमेंट का नुकसान होने वाला है। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आप ये कॉम्बिनेशन समझ लेते हैं तो आप आसानी से अच्छा खासा एक फंड आप बना पाएंगे। म्यूचुअल फंड में आज की डेट में अगर आप देखें, मार्केट जो देखें उसके इसमें यहां पर आपका नेगेटिव रिटर्न आ रहा है, लेकिन इस फंड के अंदर ध्यान रखिएगा पीपीएफ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एफडी में आपका हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है, क्योंकि ये सरकार द्वारा इन्वेस्टमेंट आप करते हैं और सरकार यहां पर आपको 100% जो है वो यहां पर आपका पैसे को सेफ रखती है। तो पोस्ट ऑफिस की इन 3 स्कीम का कॉम्बिनेशन आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल से जानकारी देंगे, कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे आप अपना अच्छा खासा एक फंड बना सकते हैं। मात्र महीने का 12,500, साल का 1.5 लाख, कुल आपने इन्वेस्टमेंट अगर 30 लाख कर दिया तो आपके लाइफ टाइम रिटायरमेंट के बाद मजे ही मजे होने वाले हैं। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले हम आपको जानकारी दे देते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में, इसके बाद हम कॉम्बिनेशन आपको बताएंगे कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अगर आप निवेश करते हैं, आपको एक चीज ध्यान रखना है, ब्याज आपको 8.2% का मिलेगा। अच्छा, ये जो ब्याज आपको मिलेगा वो हर 3 महीना दिया जाता है क्वार्टरली के रूप में, यानी कि अप्रैल, मई और ये जून महीना जो चल रहा है, इन 3 महीने का ब्याज आपको 1 जुलाई 2026 को दिया जाता है। इसके बाद दूसरा क्वार्टर आता है, फिर तीसरा, फिर चौथा क्वार्टर। 4 क्वार्टर होते हैं पूरे साल में, और हर एक क्वार्टर का जो ब्याज है वो आपको दिया जाएगा। मान लीजिए आपने 30 लाख रुपए निवेश किए हैं तो 8.2% के हिसाब से आपको यहां पर 61,500 रुपया क्वार्टरली दिया जाएगा। मंथली आपका 20,500 रुपया हो जाता है। ईयरली की बात करूं तो 2,46,000 हो जाएगा, और 5 साल में आपको कुल ब्याज 12,30,000 रुपए का दिया जाएगा। 5 साल तक अगर आप निवेश करते हैं तो 12,30,000 रुपए का कुल ब्याज आपको मिल जाता है। क्वार्टरली आपको 61,500 रुपए दिए जाते हैं, मंथली अगर करें तो 20,500 दिए जाते हैं। मिनिमम आप 1,000 रुपया निवेश कर सकते हैं। मल्टीपल की बात करें तो 1,000 के मल्टीपल में ही कर पाएंगे। 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 1,500, 2,500 इस तरह नहीं कर पाएंगे। 30 लाख रुपया मैक्सिमम आप इसमें निवेश कर सकते हैं। अच्छा, ये 30 लाख आप खुद के नाम से भी निवेश कर सकते हैं, अगर आपकी कोई स्पाउस है तो आप उसके नाम से भी 30 लाख रुपए निवेश कर सकते हैं। दोनों की एक
60 साल से ज्यादा होनी चाहिए। वन टाइम डिपॉजिट यहां पर रहेगा जब आप अकाउंट खुलवाते हैं। पहला अकाउंट आपने खुलवाया, मान लीजिए आपने डाल दिए 10 लाख रुपए, फिर दूसरा अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, वापस आपको नया अकाउंट, उसमें आप 5 लाख डालते हैं। अब ये दूसरे अकाउंट में और 10 लाख नहीं डाल सकते, आपको तीसरा अकाउंट खुलवाना पड़ेगा 10 लाख रुपए डालने के लिए। तो जितनी बार आप अकाउंट खुलवाते हैं, एक बार लमसम पैसा डाल दिया, फिर आपका अकाउंट जो है वो लॉक कर दिया जाएगा, फिर आप वापस उसमें पैसा नहीं डाल सकते। अच्छा, एक्सेस अमाउंट डाल दिया, मान लीजिए ऐसे करते करते मैंने टोटल 40 लाख रुपए डाल दिए, तो एक्स्ट्रा जो 10 लाख रुपए मैंने डाले हैं उस पर मुझे पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से 4% का ही ब्याज दिया जाएगा। यानी कि मेरा टोटल ब्याज जो है वो 8.2% आना था, लेकिन मिला कितना मुझे? 4%। अगर ये 10 लाख रुपए मैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में ना डाल के पोस्ट ऑफिस में डालता तो 7.5% मिलता, लेकिन मिला कितना मुझे? 4%। तो 3.5% का नुकसान है। 10 लाख रुपए अगर मैं डालूं तो इसमें 35,000 रुपए का नुकसान सीधे सीधे मुझे हो जाता है। तो कई बार लोग गलतियां करते हैं, ज्यादा पैसा डाल देते हैं, कई सारे अकाउंट खुलवा लेते हैं, कभी 5 लाख, कभी 2 लाख, कभी 3 लाख करके इस तरह पैसा डालते हैं, और लिमिट उन्हें पता होती नहीं है, पोस्ट ऑफिस बताता नहीं है। जब आपको पैसा वापस मिलता है तब यहां पर आपको पता चलता है कि आपके साथ तो खेल हो चुका है, आपका ब्याज तो पोस्ट ऑफिस ले चुका है, सिर्फ 4% का ही ब्याज आपको दिया जाएगा। तो स्कीम के बारे में हमेशा पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। 30 लाख रुपए से ज्यादा कभी भी निवेश आपको नहीं करना है, यह बात बहुत जरूरी है, वो ध्यान रखना आपको। अच्छा, कौन कौन इसमें निवेश कर सकता है? एलिजिबिलिटी क्या है? 60 साल या उससे ज्यादा अगर आपकी एज है तो इस केस में आप निवेश कर पाएंगे। 60 से कम वालों के लिए अभी ये अलाउ नहीं होगा। अगर आप रिटायर्ड सिविलियन है तो 55 से लेकर 60 की अगर एज है और आपने रिटायरमेंट बेनिफिट जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया, सुपर एन्युएशन फंड हो गया, ग्रेचुटी हो गई, ये अगर आपको मिला है रिटायरमेंट के टाइम, तो उस केस में आपको 3 महीने के अंदर अंदर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करना होता है। जिस समय आपको पैसा बैंक में आया है उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपको इसके रिगार्डिंग जो प्रूफ है ये भी देने होंगे। तो 55 साल की एज वहां पर आपको अलाउ की जाएगी। अच्छा, जो डिफेंस रिटायर्ड एम्प्लॉय है उन लोगों के लिए ध्यान रखिएगा, 50 साल की एज है और उन्हें भी 3 महीने के अंदर रिटायरमेंट बेनिफिट इन्वेस्टमेंट करना होगा। एक नई कैटेगरी यहां पर डाली गई है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसकी डेथ हो जाती है सर्विस के दौरान, तो अब उसकी जो स्पाउस है वो यहां पर निवेश कर सकती है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, लेकिन उसकी एज 50 साल से ज्यादा होनी चाहिए थी। यानी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसकी डेथ हुई, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, उसकी एज जब डेथ हुई है वो 50 प्लस हो चुकी है, यानी 50 अटेंड कर चुका है, तभी यहां पर जो स्पाउस है वो निवेश कर सकते हैं। अगर उसकी एज मान लीजिए 45 है, डेथ हो गई सर्विस के दौरान, तो उस केस में उसकी स्पाउस नहीं कर पाएगी। अच्छा, ध्यान रखिएगा यहां पर सिर्फ रेसिडेंट इंडियन ही अलाउ है, एनआरआई अलाउ नहीं होंगे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करने के लिए। आप चाहे तो सिंगल अकाउंट खुलवा सकते हैं, आप चाहे तो ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं अपनी स्पाउस के साथ। ध्यान रखिएगा, ज्वाइंट अकाउंट आप अपने स्पाउस के साथ ही खुलवा पाएंगे, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर भूल जाइए। अच्छा, जो भी ज्वाइंट अकाउंट आप खुलवाएंगे, पूरा जितना भी पैसा आपने डाला है, 30 लाख रुपया जो भी आपने डाला है, वो फर्स्ट होल्डर के बिलोंग होगा। अगर आप पोस्ट होल्डर है, हस्बैंड है, तो हस्बैंड का ये 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगर वाइफ है तो वाइफ को ये 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। सेकंड होल्डर के कोई महत्व नहीं है, सिर्फ नाम ऐड करने के लिए। अगर डेथ हो जाती है तो उस केस में पैसा आसानी से क्लेम आप कर पाए, इसके लिए दिया गया है। स्पाउस, ध्यान रखिएगा, स्पाउस यहां पर दोनों स्पाउस अपना अकाउंट सेपरेट भी खुलवा सकते हैं। हस्बैंड अपना अकाउंट खुलवा के 30 लाख रुपया जमा कर सकता है, वाइफ अपना अकाउंट खुलवा के 30 लाख, टोटल यहां पर आप 60 लाख रुपया डाल सकते हैं। आपका ब्याज भी उतना बढ़ जाएगा, 41,000 मंथली ब्याज आने लग जाएगा आपको, और 1,23,000 रुपया अराउंड आपको क्वार्टरली ब्याज आ जाएगा। 30 लाख रुपया पर पर्सन जो है वो सभी सीनियर सिटीजन अकाउंट को मिलाकर, जितने भी अकाउंट आपके हैं 1 2 3 4 5, सभी को मिलाकर एक पर्सन का अगर देखें तो 30 लाख की लिमिट दी गई है। ATC का फायदा आपको मिलता है, जितना भी पैसा आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, 1.5 लाख की छूट आपको डिपॉजिट में मिल जाती है। हर साल आपको 1.5 लाख की छूट मिलती है। अगर आपने एक साल में 30 लाख रुपए डाल दिए तो सिर्फ 1.5 लाख का मिलेगा। अगर आप हर साल 5-5 लाख रुपए डाल रहे हैं तो हर साल 5-5 लाख के हिसाब से आपको 1.5 लाख हर साल बेनिफिट दिया जाएगा। इंटरेस्ट आपका पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा, जो भी स्लैब रेट है न्यू रिजिम के अंदर
अगर 12 लाख के अंदर है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही 12 लाख से ऊपर जाता है तो उस केस में आपकी 4 लाख तक स्लैब चालू हो जाती है। 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 4 लाख से 8 लाख पे 5%, इस तरह आपकी स्लैब जो है उसके हिसाब से टैक्स लगाया जाएगा। अच्छा, टीडीएस कब काटा जाएगा? अगर आपका ब्याज 1 लाख से ज्यादा है, अगर पूरे साल में 1 लाख से ज्यादा हुआ तो उस केस में आपका टीडीएस काटा जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर टीडीएस बचाना है 15H 15G यानी कि आप 121 पाउंड जो है वो जमा कर सकते हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, नो क्लेम इंटरेस्ट। अगर आपने क्वार्टरली इंटरेस्ट क्लेम नहीं किया तो उस पर कोई भी एडिशनल ब्याज आपको नहीं दिया जाएगा। मैंने कहा था आपको अप्रैल, मई और जून इन तीनों महीने के लिए आपको 61,500 रुपये ब्याज दिया जाएगा। अच्छा, ये ब्याज जो है वो आपको सेविंग अकाउंट के अंदर ऑटो क्रेडिट करवाना होता है। अगर आपने ऑटो क्रेडिट नहीं करवाया और अगर ये पैसा सीनियर सिटीजन अकाउंट में ही पड़ा रहा तो इस पर कोई भी ब्याज आपको फिर एडिशनल नहीं दिया जाएगा। 61,500 भले ही 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर के बाद आप क्लेम करते हैं तो इतना ही पैसा मिलेगा, कोई एडिशनल ब्याज नहीं दिया जाएगा। ये भी एक ड्रॉबैक है इस स्कीम का कि पैसा ब्याज का पड़ा हुआ है सरकार के पास तो उस पर कोई सिंपल इंटरेस्ट भी नहीं दिया जाएगा। 4% का पोस्ट ऑफिस रेट भी नहीं दिया जाएगा, 0 इंटरेस्ट। ये ध्यान रखिएगा, तो हमेशा अपना ब्याज जो है वो क्लेम जरूर कर ले। इंटरेस्ट मैंने बता दिया आपको, 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर, ये 4 क्वार्टर है और ये डेट को आपके खाते में क्रेडिट किया जाएगा। ऑटो क्रेडिट आपके सेविंग अकाउंट में या फिर आपके बैंक में अगर इस ईसीएस फैसिलिटी अवेलेबल है तो उसमें भी ट्रांसफर हो सकता है। तो इन डेट को आपके खाते में पैसा जो है वो क्रेडिट होगा। जैसे हमने बताया था अप्रैल, मई, जून तो 1 जुलाई को होगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तो 1 जनवरी, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च तो 1 अप्रैल को क्रेडिट कर दिया जाएगा। 5 साल के लिए मैच्योरिटी आएगी, 5 साल के बाद डिपॉजिट आपको दे दिया जाएगा। ब्याज तो हर क्वार्टर का आपको क्वार्टरली दे रही है सरकार। नया अकाउंट आप 5 साल के बाद चाहें तो खुलवा सकते हैं पुराना अकाउंट बंद करके। अच्छा, अगर आपने पैसा जल्द विड्रॉ कर दिया तो क्या पेनल्टी है? अगर आपने 1 साल से पहले ही पैसा निकाल दिया तो कोई ब्याज आपको नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए 2 क्वार्टर का ब्याज आपको दे दिया 61,500, 61,500। अब ये पैसा जो है आपसे रिकवर कर लिया जाएगा क्योंकि आपने 1 साल से पहले पैसा विड्रॉ किया है। तो ये पैसा आपके जो भी डिपॉजिट अमाउंट है 30 लाख रुपया, 10 लाख रुपया जो भी होगा उसमें से काट के बैलेंस पैसा आपको दिया जाएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, 1 साल से पहले पैसा अगर आप निकालते हैं आपका पूरा ब्याज 0 होगा, कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। पोस्ट ऑफिस का भी ब्याज आपको नहीं मिलने वाला है, ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। 1 साल के बाद, 2 साल से पहले अगर आप विड्रॉ करते हैं तो 1.5% डिडक्ट होगा। मान लीजिए आपने 30 लाख रुपए डाले हैं, 1.5% के हिसाब से 45,000 काट के बाकी का पैसा आपको दे दिया जाएगा। यहां पर ब्याज आपको पूरा मिलेगा, जितने भी टाइम के लिए आपने स्कीम में पैसा रखा है 8.2% पूरा मिलेगा, सिर्फ 1.5% आपके डिपॉजिट में से काटा जाएगा। 2 साल के बाद अगर आप विड्रॉ करते हैं तो 1% डिपॉजिट काटा जाएगा और एक्सटेंशन के दौरान मान लीजिए 5 से 6 साल के बीच में, यानी 5 साल के लिए स्कीम थी प्लस 3 साल के लिए आपने एक्सटेंड किया और 5 से 6 के बीच में अगर आप पैसा विड्रॉ करते हैं तो उस केस में 1% पेनल्टी लगेगी। विद इन 1 ईयर अगर आप एक्सटेंशन के बाद पैसा प्री मैच्योर विड्रॉ करते हैं तो 1% यानी 30,000 रुपया 30 लाख पे काटा जाएगा। एक्सटेंशन ध्यान रखिएगा 3-3 साल का होगा। 5 साल आपकी ओरिजिनल मैच्योरिटी रहती है, फिर 3 साल, फिर 3 साल, ऐसे n नंबर ऑफ टाइम आप अकाउंट को एक्सटेंड कर सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम। एक्सटेंशन आपको 1 साल के अंदर करना है, मतलब 5 साल हुए, 3 साल के लिए यानी टोटल 8 साल के लिए आप करना चाहते हैं। 3 साल का एक्सटेंशन है तो ये 6, ये 7 और ये 8, तो ये 1 साल के अंदर अंदर 5 से 6 साल के बीच में आपको एक्सटेंशन के लिए फॉर्म भरना होगा। अगर 6 साल बाद निकल गया, 7वें और 8वें साल में फिर आप एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। वैसे ही वापस आपको एक्सटेंड करना है 3 साल के लिए, 11 साल हुआ तो 8, 9 और 10, तो 8 और 9 साल यानी इस 1 साल के अंदर अंदर आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी? जो भी मैच्योरिटी होगी 5वें साल में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी या 8वें साल में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वो आगे कंटिन्यू की जाएगी, 11वें साल में जो होगी वो आगे कंटिन्यू की जाएगी। आपने ओरिजिनल जब अकाउंट ओपन करवाया था 0 ईयर में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो यहां पर आपको आगे नहीं मिलेगी एक्सटेंडेड अकाउंट में। तो 5 साल के बाद आपको 6, 7वें, 8वें साल तक आपको जो है वो 5 साल की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वही दी जाएगी। अच्छा, एक्सटेंशन कब से काउंट किया जाएगा ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए ये 5 साल है और ये 6 साल है, आपने 5 साल और 10 महीने के अंदर अंदर जो है अकाउंट को एक्सटेंड करवाया है,
लेकिन एक्सटेंशन 5वें साल से माना जाएगा जब से आपकी ओरिजिनल मैच्योरिटी डेट थी। ऐसा नहीं है 5 साल 10 महीने से आपका स्टार्ट किया जाएगा एक्सटेंशन वाला अकाउंट। अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसके इसमें डेथ तक आपको जो है, मान लीजिए 3 साल के बाद आपकी डेथ हो गई, ये 5 साल तक चल रहा था, तो यहां तो आपको 8.2% मिलेगा, लेकिन 3 साल के बाद अगर आप अकाउंट क्लोज करवाते हैं चौथे ईयर में, तो इस 1 साल के लिए आपको सिर्फ पोस्ट ऑफिस सेविंग डेट के हिसाब से 4% का ही ब्याज मिलेगा। डेथ से लेकर फाइनल जो क्लोजर करवाया है उस पीरियड के बीच में सिर्फ आपको 4% का ब्याज मिलेगा। नॉमिनी लीगल हायर जो चाहे तो डेथ के बाद अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। अगर आपको अकाउंट को क्लोज नहीं करना है तो उसके लिए ऑप्शन है, जो स्पाउस है, चाहे सोल नॉमिनी हो या जॉइंट होल्डर है, तो उस केस में वो अकाउंट को कंटिन्यू रख सकती है। कंडीशन यहां पर ध्यान रखिएगा, आपकी जो एज है वो 60 से क्रॉस होनी चाहिए और आपका कोई भी सीनियर सिटीजन अकाउंट नहीं होना चाहिए। तो उस केस में जो स्पाउस है वो चाहे तो अकाउंट कंटिन्यू कर सकते हैं और उस केस में आपको 8.2% जब तक मैच्योरिटी नहीं आती तब तक आप क्लेम कर पाएंगे। अब आ जाते हैं अपने कैलकुलेशन पे, पीपीएफ, सीनियर सिटीजन, एफडी में अगर आप कैसे निवेश करेंगे। तो यहां पर मान लीजिए शर्मा जी है, उनकी एज है 40 इयर्स की और 12,500 सिर्फ आपको मंथली जोड़ना है ताकि आप यहां पर अच्छा खासा फंड बना पाए। हमारे पास 3 ऑप्शन है। एक तो हमने पीपीएफ के अंदर, सबसे पहले ये पीपीएफ का है कि पीपीएफ में हम निवेश कर रहे हैं। हमने पीपीएफ में 15 साल में निवेश किया और उसके बाद अकाउंट को बंद कर दिया। दूसरा ऑप्शन, पीपीएफ में 15 साल तक निवेश किया, फिर 5 साल के लिए और एक्सटेंड किया, लेकिन विथ डिपॉजिट के साथ, यानी 15 साल तक जो पैसा मैं डाल रहा हूं 5 साल मैंने और कंटिन्यू किया। तीसरा ऑप्शन यह है कि मैंने पीपीएफ में 15 साल तक तो पैसा डाला, अगले आने वाले 5 साल में मैंने कोई भी पैसा नहीं डाला है, लेकिन अकाउंट को मैंने कंटिन्यू रखा है, क्लोज नहीं किया है। तो सबसे पहले पीपीएफ में देखते हैं कैसे आपको निवेश करना है। टोटल आपने 15 साल में, क्योंकि हर साल आप 1.5 लाख रुपया जमा कर रहे हैं, तो 22,50,000 रुपया आप जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हर साल 1.5 लाख रुपया, महीने की बात करूं तो 12,500 रुपया। टोटल मैच्योरिटी आपकी कितनी आएगी 15 साल के बाद? 40,68,000। अच्छा, ब्याज कितना मिला? 18,18,000 रुपये। अच्छा, ये 5 साल के लिए ब्याज जो है वो आपका आइडल नहीं रहेगा, हम इसको एफडी में निवेश कर देंगे। आगे हमने उसको ऐड करके रखा हुआ है, क्योंकि 15 साल यानी 40 साल की एज थी। 40 साल के बाद आपने 20 साल तक निवेश किया, लेकिन पहले केस में तो हमने 15 साल तक किया, तो यानी मेरी एज कितनी हो गई? 55 साल की हो गई। 5 साल के लिए मैं और करूंगा ताकि मेरी एज 60 साल की हो जाए। तो ये जो 5 साल रहेगा, क्योंकि यहां पर मैंने 15 साल में ही कर लिया, 40 साल की डेट आज एज है मेरी, तो इस केस में इस 5 साल में हम एफडी में निवेश कर देंगे, जो आगे हमने इंटरेस्ट ऐड किया हुआ है। अच्छा, ये तो हमने समझ लिया। सेकंड, हमने 15 साल तक डाला 22,50,000 रुपए, 15 साल के बाद हमारे पास हुआ 40,68,000। हमने 7.5 लाख रुपया और डाल दिया 5 साल के लिए, 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख रुपए मैंने और 5 साल के लिए डाला, पीपीएफ अकाउंट को एक्सटेंड किया 20 साल तक के लिए। टोटल मैंने इन्वेस्टमेंट कितना किया, दोनों को अगर ऐड करूं तो 30 लाख रुपए डाला है। फंड कितना हो गया 60 साल की एज में मेरे पास? 66,58,000 रुपीज। यानी कितना ब्याज मेरा बना? 36,58,000। तो इतना मेरा ब्याज बन गया 20 साल में, और ये मैच्योरिटी का पैसा, क्योंकि 30 लाख रुपए मैंने डाला था, 66,58,000 जो है पीपीएफ से मुझे मिल जाएगा जब मेरी एज 60 साल की होगी। अच्छा, यहां पर 22,50,000 डाला, 15 साल में 40,68,000 रुपए हुआ। यहां पर मैंने और भी कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं किया, 5 साल तक मेरा पैसा पीपीएफ में कंटिन्यू रहता गया। तो मुझे टोटल फंड कितना मिला? 57,32,000 रुपीज जब मेरी एज 60 साल की हो गई। और यहां पर मुझे 34,82,000 का ब्याज जो है 20 साल में मिला। अब यही जो फंड है 40,68,000, 66,58,000 और 57,32,000, क्योंकि मुझे 20 साल में ये फंड 3 केस में मिला है, तो ये मैं आगे निवेश करूंगा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में और एफडी में। अच्छा, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में लिमिटेशन है, 30 लाख से ज्यादा नहीं कर सकते, तो जो बैलेंस होगा वो हम एफडी में कर देंगे। तो ये अगली शीट आ जाती है। तो 30 लाख रुपया तो हमने यहां पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश किया है। तीनों ही केस ले रहे हैं। पहले केस में हमारा इतना आया था, दूसरे केस में इतना, और तीसरे केस में इतना, अभी हमने आपको बताया था। अच्छा, जो बैलेंस बच रहा है मेरा, वो मैं कहां कर रहा हूं? एफडी में कर रहा हूं। यहां पर बैलेंस बच रहा है 10,68,000, यहां पर बच रहा है 36 लाख और यहां पर 27 लाख। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, 40,68,000 15 साल में ही मुझे मिल चुका था पहले केस में।
5 साल तक मैंने इसको एफडी में निवेश करके रखा हुआ था। तो एफडी में टोटल, क्योंकि ये 10 लाख तो मैं करूंगा 5 साल के लिए, लेकिन ये 40,68,000 15 साल के बाद 20 साल तक मेरा पैसा आइडल ना पड़ा रहे, तो ये भी मैं एफडी में 5 साल के लिए निवेश करूंगा। तो ये टोटल एफडी इंटरेस्ट यहां पर निकल कर आएगा। तो यहां पर 40,68,000 5 साल का ब्याज आएगा और 10,68,000 5 साल का, टोटल 10 साल का ब्याज ये हमने अलग से लिख दिया है। तो कुल मैंने यहां पर टोटल इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया है। अच्छा, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 65 साल के जब मैं होऊंगा तो मुझे कितना ब्याज मिलेगा? कुल 12,30,000 रुपए 5 साल में। अच्छा, ये 12,30,000 रुपए मैं रेगुलर इनकम अगर चाहता हूं तो रेगुलर इनकम आप ले सकते हो, लेकिन जो लोग इसको फंड और आगे बनाना चाहते हैं तो आप आरडी में निवेश कर सकते हो 6.7% में। हर क्वार्टर आपको 61,500 मिलेगा, 20,500 आप मंथली जमा कर सकते हो। तो 2,33,000 रुपया आपको और एक्स्ट्रा मिल जाता है, क्योंकि आपने ये ब्याज जो है वो आरडी में निवेश कर दिया है। ठीक है, अब 10 लाख रुपया जो है वो मैंने डाला है, 10 लाख रुपया, और ये भी मैंने डाला था। टोटल यहां पर एफडी का ब्याज हो गया 19,81,000। यहां पर सिर्फ मैंने 36 लाख रुपए डाला तो 14,11,000, और यहां पर 27 लाख डाला था एफडी में 10,54,000 रुपए। कुल अपना ब्याज कितना हुआ? सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, एफडी और आरडी का अगर मैं मिलाऊं तो इन तीनों का टोटल होता है 34,44,000। यहां पर होता है 28,74,000 और यहां पर होता है 25,17,000 रुपए। अच्छा, अब मेरा अगर टोटल फाइनल फंड अमाउंट कितना हो गया? अगर इसमें मैं आरडी भी जोड़ दूं, इसके साथ मैं ये भी आरडी वाला भी जोड़ दूं, ये दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो कितना फंड मुझे मिलेगा? 65 साल की अगर मेरी एज हो जाती है, यानी 25 साल का जो टाइम पीरियड मैंने दिया है, 75 लाख रुपए का फंड पहले केस में होता है। तो पहला केस, अगर मैं 15 साल में ही पैसा पीपीएफ में से निकाल देता हूं, फिर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं एफडी सीनियर सिटीजन में, तो 75 लाख रुपए मुझे यहां पर मिलेंगे। दूसरे केस में मुझे कितना मिलेगा? 95 लाख रुपीस मिलेगा। ये कैसे मिल गया? क्योंकि मैंने 5 साल तक और कंटिन्यू किया था, विद डिपॉजिट के साथ किया था, इसकी वजह से ये इफेक्ट हुआ है। आपको 95 लाख रुपीस मिलेगा अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर देते हैं पीपीएफ में, एफडी में ना करके। तो जो लोग 5 साल तक अगर आप जो है वो निवेश करेंगे, तो उस केस में 5 साल तक, अगर आप 60 साल तक की एज नहीं आती है तब तक आप करेंगे, तो उस केस में वो भी विथ डिपॉजिट के साथ, तो आपका 95 लाख का फंड बन जाएगा। और मैंने 5 साल के लिए निवेश नहीं किया तो मेरा सिर्फ 82 लाख का फंड बनेगा। तो यहां पर आप डिफरेंस देख सकते हैं कि अगर आप पीपीएफ में, कहने का सिंपल सा मतलब है, पीपीएफ में 20 साल तक निवेश करते हैं, सिर्फ 12,500 हर महीना करते हैं, कुल आपने निवेश यहां पर जो है वो 30 लाख रुपए किए हैं। एक्चुअल में मैं बताऊं तो कितना इन्वेस्टमेंट आपने किया है? अच्छा, पहले केस में आपने सिर्फ 22,50,000 किया, दूसरे केस, लास्ट केस में आपने 22,50,000 किया, लेकिन इस केस के अंदर आपने 22,50,000 और 7.5 लाख रुपए, कुल आपने 30 लाख रुपए ही निवेश किए हैं। टोटल जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है तीनों में सिर्फ 30 लाख रुपए निवेश किया, उससे ज्यादा नहीं किया, बाकी तो सब ब्याज है। 30 लाख निवेश करने पर आपको 95 लाख रुपीस मिल रहे हैं अगर आप पीपीएफ में 20 साल तक रहते हो और 5 साल के लिए आप सीनियर सिटीजन और एफडी में जाते हैं। तो अगर आप पीपीएफ में सिर्फ 15 साल निवेश करते हैं तो आपको यहां पर जो है, और बाकी 5 साल जो है वो आप बिना इन्वेस्टमेंट करके करेंगे तो आपको यहां पर कम ब्याज मिलेगा। यहां पर आपको 82 लाख का अराउंड समथिंग 13 लाख का नुकसान हो सकता है। 13 लाख का बहुत बड़ा डिफरेंस है, सिर्फ 7.5 लाख रुपए आपने नहीं डाले, इसकी वजह से 13 लाख का नुकसान हो जाता है। और यहां पर अगर हमने 15 साल में ही पीपीएफ अगर बंद कर दिया तो और भी कम रेट, कम फंड आपको मिलेगा। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर हमने एवरेज लिया है, इन सबको 25 साल से डिवाइड करके जो भी इन्वेस्टमेंट हमारा था। यहां पर 2 ज्यादा क्यों आ रहा है? क्योंकि यहां पर 22,50,000 से किया है, जबकि ये हमने 30 लाख से डिवाइड करके किया है 1 साल में। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर आप ये दूसरा ऑप्शन चुनते हैं, 40 साल की अगर आपकी एज है, तो 20 साल तक आप जो है वो पीपीएफ में निवेश करें विद डिपॉजिट के साथ, और उसके बाद आप 60 साल के हो जाते हैं तो 5 साल के लिए आप जो है सीनियर सिटीजन सेविंग में निवेश कर सकते हैं, और एफडी में साथ में कर पाएंगे, बैलेंस आपके पास रहेगा। आप चाहें तो क्वार्टरली इनकम जनरेट कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि 65 के बाद ही मुझे पूरा का पूरा फंड चाहिए जिसको मैं आसानी से यूज कर पाऊं, तो उस केस में 95 लाख रुपए तक का फंड आप बना पाएंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया
ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है। निवेश करने से पहले एक बार अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जो है उससे कंसल्ट जरूर कर ले। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।